right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चन जो क्लास 6 to 12 रहेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने 5 ये चौथी अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि 4 इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपने ज़रूर देखिएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं, यह प्रश्न जो रहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक है। इससे आपकी बेसिक नॉलेज पूर्ण रूप से खुल जाएगी। ठीक है, तो इनको अंत तक ज़रूर देखिएगा। इनका एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर मैं करूँगा वो आप ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपके जो बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आपको ढूंढनी ना पड़े मेरी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। ठीक है, जो फ्री है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न जो आज का रहेगा वो इस प्रकार से है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में। ठीक है, ये है पहला प्रश्न। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, पहला। दूसरा है ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से एक है, दो है या दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो केवल 2 सही है। अब 2 कैसे सही है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, जैसा पानी का बर्फ बनना, बर्फ गर्म करके पुनः पानी में बदलना, ये सब। ठीक, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। इसका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, अतः कथन 1 गलत हो गया। ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कथन द्वितीय यह है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दूसरा, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक, तो बहुत आसान है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, यहाँ पर इसके जो हैं दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। दोनों ही कथन इसके क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। कैसे हैं देखो, दोनों कथन कैसे सही हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा मौसम के घटक होते हैं। यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। जलवायु जो होती है किसी भी स्थान विशेष की जो होती है वो दीर्घकालिक परिणाम होती है, उसको जलवायु कहते हैं। किसी मौसम की जो दीर्घकालिक परिणाम होगा वो जलवायु होगी। और मौसम जो होता है अति मतलब छोटे समय के लिए जो परिणाम होता है, मौसम प्रतिदिन का बदलता है, उसको मौसम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों इसके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, पहला। दूसरा, ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री पहुँच जाता है। तीसरा, यहाँ ध्रुवी भालू, पेंगुइन और रेंडियर पाए जाते हैं।
चौथा, अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही यहाँ से अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास करने के लिए चले जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अगर आपने मिलान कर लिया हो तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से कथन आपको इसमें सही लग रहे हैं। ठीक है, इसके जो हैं ये कथन सही है, यानी कि सभी इसके सही कथन हैं। अब देखिए कथनों में जाते हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं कथन में दोबारा ला रहा हूँ। सभी कथन इसके सही हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सही कथन सही हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के 6 माह सूर्य अस्त नहीं होता है और शेष 6 माह सूर्योदय नहीं होता है। इन क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, अतः ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवी भालू, पेंगुइन, रेंडियर, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये इन क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं। ध्रुवी भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जहाँ मछलियाँ लंबे समय तक ठंडे जल में रह सकती हैं वहाँ पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही प्रवास के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके सब के सब कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं और इनमें से बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ये मौसम या जलवायु, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। देखिए अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? सत्य बताने हैं आपको। पहला है, इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। उष्णकटिबंधीय की बात हो रही है। ठीक, इन क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, पहली। दूसरी, इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। और चौथा है, लॉयन टेल्ड लंगूर यानी कि दाढ़ी वाला एप, जिसको हम शेर वाला एप भी कहते हैं, मतलब शेर की पूंछ वाला जो लंगूर होता है, शेर पूंछ वाला, लॉयन टेल्ड लंगूर पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसके जो कथन सही हैं वो है आपका डी आंसर सही, यानी कि इसके सारे के सारे कथन इसके भी सही हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसके सही हैं। देखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, तभी उसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म। यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, बिल्कुल यहाँ में वर्षा प्रतिदिन लगभग हो जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि आपने साइलेंट वैली सुना होगा केरल में, तो वो क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर में ही आता है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, जैव विविधता पाई जाएगी। लॉयन टेल्ड लंगूर, ठीक है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में ही पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल है। लाल नेत्र वाला मेढक पाया जाता है, न्यू वर्ल्ड मंकी पाया जाता है, टूकन पक्षी पाया जाता है, हाथी आदि इस क्षेत्र के प्रमुख अन्य जंतु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कथन बताने हैं आपको, कथन और कारक आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक, कथन और कारक। गतिशील कथन है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। कथन है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। कारण है, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करना है। अब चयन क्या करना है आपको, मतलब इसमें बताना है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कथन क्या है, कथन है गतिशील वायु पवन कहलाती है। कारण, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। देखो दोनों बिल्कुल सही क्या बात है। गतिशील, जो वायु गतिशील होती है उसको पवन कहते हैं और पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। अब आपको इसको कैसे पहचानना होता है, जब कभी कथन और कारण होता है तो उसमें आप क्योंकि यूज करोगे। जैसे गतिशील वायु पवन कहलाती है क्योंकि
पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की गति करती है। तो ये आप अगर ऐसे यूज करोगे तो आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इसकी देखो आर ए की व्याख्या नहीं करता है। गतिशील वायु पवन कहलाती है वो अलग है, और पवन सदैव गति अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र को कम वायुदाब वाले क्षेत्र में चलती है वो अलग है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गर्म होने पर वायु ऊपर को उठती है और ऊपर जाने पर वायु ठंडी होने लगती है, फिर निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु गति करने लगती है। ठीक है, अतः ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। दूसरा कथन है 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र से वायु भूमध्य रेखा की ओर से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है। ठीक, दोबारा पढ़ रहा हूँ। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर गतिशील होती है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 60 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश की ओर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका जो कथन है वो केवल एक सही है। कैसे? देखो, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, विषुवत रेखा या फिर हम जिसको बोलते हैं 0 डिग्री की जो रेखा होती है अक्षांश रेखा, वहाँ पर सर्वाधिक सूर्य का ताप हमको प्राप्त होता है और वहाँ से ध्रुवों की तरफ घटते जाता है, और इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो कथन एक सही हो गया। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है, न कि 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी की ओर। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के वायु भूमध्य रेखा की ओर आती है। ठीक है, यानी कि जो पट्टियां होती 0 डिग्री, ये है आपकी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से वायुओं किधर को आएंगी? भूमध्य रेखा की ओर तेजी से आती हैं। ठीक, तो कथन 2 गलत हो गया। उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है। इस कारण पवन का प्रवाह 30 से 60 की ओर होता है। कहाँ से होता है? 30 से 60 की ओर। अगर हम इसी को बनाएंगे तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है उसका कहना है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर हवाएं ऊपर को चलती हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है। तो कथन 1 इसका बिल्कुल सही है, बाकी कथन 2 गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर बताना है पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। दूसरा कथन ग्रीष्मकाल में पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। तीसरा कथन समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं, अगर आपने पढ़ लिए हो तो। ठीक है, तो इसके जो कथन है वो 3 के 3 बिल्कुल सही हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। 3 के 3 कैसे सही हैं? गर्मियों में स्थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय स्थल का ताप समुद्र जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इससे पवन समुद्र से स्थल की ओर बहती है। शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। इसीलिए मानसून आता है भाई, दक्षिण पश्चिमी मानसून आपने देखा होगा कि यहाँ से आता है, समुद्र से जो हवाएं उठती हैं उन्हीं को हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, जो अभी जुलाई में आएगा। ठीक है, अगला है तड़ित, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में आपको कथनों का सही उत्तर बताना है। पहला है वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। दूसरा, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कैसे? तड़ित झंझावात भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर और ले जाती है जिससे ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसको हम वर्षा कहते हैं। गिरती जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हैं। वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है। अतः कथन 1 सही हो गया।
मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। इस परिस्थितियों को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। बादल के बनने से पहले वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वायु में परिवर्तित हो जाता है। जब वह जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में बदलती है तो वायुमंडल में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, इससे वायुदाब कम हो जाता है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेकों बार होते रहती है। ठीक है, तो इस श्रृंखला के अंत में बहुत ही निम्न दाब के ऐसे तंत्र का निर्माण हो जाता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक परतों में कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो एक शांत क्षेत्र होता है, चक्रवात का केंद्र बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भों में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, पहला। दूसरा कथन है, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं। इसके कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो इसका जो कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, भले ही ये मतलब ज्योग्राफी में आता है, ये कक्षा 7 की साइंस में है, और उसके अलावा ज्योग्राफी में बहुत पूछा जाता है। भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संबंध में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। अब देखो पहला क्यों गलत है, देखते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। ठीक, तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी तट कम संवेदनशील, पूर्वी तट अधिक संवेदनशील है। ठीक है, इसमें दोनों दिए थे। दूसरा क्यों सही है, विश्व के विभिन्न भागों में चक्रवातों को अलग अलग नाम से जानते हैं। अमेरिका में महाद्वीप में से टाइफून हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस, जापान और दक्षिण चीन सागर में इसको टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहते हैं। ठीक, भारत में इसको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नाम इनके हैं। अब देखते हैं सूची 1, सूची और 2 को मिलान करना है। सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है, इसलिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको मिलान यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट में क्या दिया है, जैसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति आपको मिलाना है, मध्य परत अथवा संस्तर स्थिति मिलाना है, तीसरी परत अथवा सी संस्तर स्थिति मिलाना है, और आधार सेल आपको मिलाना है। ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, पवन, जल और जलवायु, इसका वैसे जो उत्तर सही है वो है आपका बी इसका बिल्कुल सही है, यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका सही है। अब देखते हैं कैसे। देखो, पवन, जल और वायुमंडल की क्रिया से सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक, मृदा में विभिन्न परतें होती हैं, प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन की भिन्न होती है। तो पहले का तो पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा है, सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं, सबसे ऊपर वाली। ठीक है, इस परत मृदु, सनम्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, जिस कारण इसका रंग गहरा होता है। ठीक है, ह्यूमस की अधिकता किसमें है, ह्यूमस की अधिकता है आपकी ये वाले 3। ठीक है, शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम। ठीक है, इसके बाद है आपका शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहत घनी होते हैं और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है, तथा परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे छोटे ढेलों से बनी होती है। तीसरी परत के नीचे आधार सेल होती है, जो कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है, तो आधार सेल जो होती है वो सबसे कठिन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका है 1 3 2 4। ठीक है, ये वाला इसका 4 है। ठीक है, कठिन फावड़े से खोदना जो आधार सेल होती है उसको टफ होता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। दूसरा कथन है, दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। और तीसरा, गाद कणों का अमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, यानी कि साइज के बीच का होता है। 4, बलुई मिट्टी
गेहूं चना धान उगाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसमें से आपके कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। इसके 3 के 3 कथन बिल्कुल सही हैं। अब कैसे हैं, इसका बी राइट आंसर है। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। यह दोमट मृदा बालू चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण है। गाद कणों का साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के साइज के बीच का होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी गेहूं चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, जबकि कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। कथन 4 गलत है। ठीक है, इसमें कथन 4 गलत है। इसके अलावा गेहूं जैसी फसलें महीन जो मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। कपास के लिए बलुई दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान की जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त यानी कि सिमर होती है, ऐसे दिखाई देती है हमको। ऐसे ना आपने देखा होगा कभी धूप में, कभी आप बिल्कुल प्लेन मैदान की देखें तो ऊपर की हवा आपको ऐसे लहरें खाते हुए या फिर आपको जिगजैग मोशन में ऊपर को उठते हुए दिखाई देगी। ऐसा इनमें से किस कारण से होता है ये आपको बताना है। ऐसा किस कारण से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ऑप्शन ये है आपके। सूर्य के प्रकाश, विवर्तन की घटना, वायु में जलवाष्प की अधिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ए सही है। इसका परावर्तन के कारण। गर्मी के दिनों में आजकल आप देखोगे, जब गर्मियाँ आप देखोगे ऐसे जून जुलाई के महीने में आप देखोगे, मई जून में, तो आपको ऐसे बिल्कुल हवा कंपमनात दिखेगी। ठीक है, तो कंपदीप्त ऐसी दिखती है, सिमर। तो ऐसा क्या होता है कि मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है गर्मी के दिनों में। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो जाती है यानी कि शिमर हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कंपन होते हुए ऊपर को उठ रही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐठन होती है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें हमारे मांसपेशियों में संचित होता है जिससे ऐठन होती है। तो कौन सा होता है आप समझ गए होंगे, ये होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐठन के उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने पर ऐठन से आराम मिलता है क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए अब है अगला, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 21% और 16.4%। हम जिस वायु का अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अंतःश्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, निम्नलिखित जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में कथन का सही विचार करना है। पहला है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, पहला। दूसरा है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में जल में विखंडित हो जाता है। और तीसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही है वो है केवल 1 और 2, 3 गलत है। अब देखो 1 और 2 कैसे सही है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 सही है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को और
जल में विखंडित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। कथन 2 भी सही हो गया। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, यह प्रक्रम कोशिकीय श्वसन कहलाता है। 3 गलत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखना एरोबिक यानी कि एनएरोबिक होना चाहिए था यहाँ पर, तो 3 गलत हो गया इसका। अगला है, निम्नलिखित कथनों का विचार करके आपको सही कथन चुनना है। पहला है, केंचुआ श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। दूसरा, मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। नीचे दिए कोड का सही उत्तर आपको चुनना है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से भी दोनों बिल्कुल सही है। इसका सी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा इसका। ए और दोनों सही है। कैसे? केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, इनकी भी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट। पहला है पचा भोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है अपशिष्ट पदार्थ। उपरोक्त में से रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है? किसका रक्त परिसंचरण करता है? ठीक है, किसका रक्त परिसंचरण करता है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। इसमें किस किस का करेगा रक्त परिसंचरण? आपको अगर आपने गैस लगा ली हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीनों का करेगा। ठीक है, किसका करेगा? तीनों का करेगा। ठीक है, तीनों का करता है। कैसे? रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रायुक्त यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त की शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाओं भी अपशिष्ट तथा उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसका परिवहन भी करता है। अगला है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताना है। तो उपयुक्त में से कथन एक ही बिल्कुल सही है। क्यों है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन, अब दूसरा कथन क्यों गलत है वो बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है जबकि पीला नहीं होता है। इसमें पीला लिखा है, लाल होगा हीमोग्लोबिन, पीला नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के अंतिम 2 प्रश्न। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती हैं? ठीक, ऑक्सीजन का वहन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं, रोगाणुओं का विनाश करती हैं या रक्त का थक्का बनाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं, ठीक है, या कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का विनाश करती हैं। रक्त के लाल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं कणिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी होती है पट्टिकाणु जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं। एक तो हो गई आरबीसी, एक होती डब्ल्यूबीसी, एक हो गई प्लेटलेट्स। 3 हो गई। 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे ब्लड में यानी कि हमारे प्लाज्मा में तैरती हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स के कारण होता है संभव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतिम प्रश्न जो आज का है, निम्नलिखित पर विचार करना है, वो यह है, रक्त, रक्तवाहिकाएं, हृदय और वृक्क उपयुक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक, कौन सा नहीं है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नहीं है वो है 4 इसका जो है, केवल 4 इसका नहीं है, में केवल 4 होगा वृक्क। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्तवाहिकाएं एवं हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा हैं।
रक्त ऑक्सीजन पचे हुए भोजन व अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनियाँ और सिरा, जिसको हम आर्टरी और वेन, ठीक है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है। अतः वाहिनियों की भित्तियाँ, यानी कि जिसको हम दीवार कहते हैं, मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा न है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है वृक्क, किडनी, ठीक है, न कि परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। तो यह थे आज के प्रश्न, और इसी प्रकार से आपके लिए और भी प्रश्न मैं लेके आऊँगा, ठीक है। कक्षा 8, 9, 10 की हम ऐसे आगे को सीरीज चलाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।